हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट नंबर सेकंड। पहला पार्ट मैंने करवा दिया है, पार्ट 1। आज हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब उस पॉइंट पे हम आ गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। इससे पहले हमने पढ़ा क्लर्जी ग्रुप के बारे में, हमने पढ़ा था। हमने जो है दूसरा प्रीस्ट के जो क्लर्जी ग्रुप था वो टॉप लेवल का ग्रुप था। उसके बाद जो है आगे आगे जो लेयर्स मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा वन बाय वन। राइट नाउ लुक इट, इस ग्रुप पे हम एक बार ध्यान दें। लाइक यहाँ पर देखिए, ये है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर इन तीन स्टेट ने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था। जैसे कि हम बात करें, जो क्लर्जी ग्रुप है ये सबसे टॉप पे बैठा हुआ था, और सेकंड पे नोबेलिटी, और थर्ड पे थे आपके जो है बिजनेस पर्सन हो गए, मर्चेंट्स कोर्ट में हो गए, ऑफिशियल्स लॉयर हो गए। कहने का मतलब ये था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इशू ये था कि उसमें जो है टैक्स पे करना किसको था और किसको नहीं था। टैक्स पे करने का जो काम था सिर्फ थर्ड स्टेट को था, बाकी जो स्टेट 1 है और 2 है इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था, जिससे ये रिवॉल्यूशन इतनी बड़ी हो गई। राइट, यहां तक मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था। आगे हम करेंगे इसके अंदर। राइट, अब यहां पर चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए उस देश को। राइट, बट यहाँ पर मोनार्की का मतलब क्या हो रहा है कि राजा तो है इस देश में और कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ साथ चलेगा। राइट, नाउ दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1791। अब 1791 का टाइम आ जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। काम क्या था, राजा को बेहिसाब पावर दे रखी थी। जनता को के पास पावर ना के बराबर थी, राजा के पास बेहिसाब पावर थी। जब चाहे वो टैक्स बढ़ा सकता था अपनी मर्जी से, चाहे कितने मर्जी वो जो है एक्स्ट्रावेजेंट खर्चे कर सकता था किंग। राइट, दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द वन पर्सन were now separated as assigned to different institutions, the legislature, executive, judiciary। अब बात चल रही थी यहाँ पर कि जो पावर है उसको डिक्रीज किया जाए और यहाँ पर सिस्टम लाया जाए लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। लेजिस्लेचर क्या होता है? जिनका काम होता है कानून को बनाना। और सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उस कानून को लागू करवाना। और थर्ड इज जुडिशरी, उस कानून को चेक करना कि कानून वो सही है, लोगों के लिए भला है। तो ये चीजें सारी की सारी हम इसमें पढ़ेंगे। राइट, दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिगर आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एक बड़ा चेंज आता है 1791 के अंदर, हमारा इसके अंदर जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल एक नया बन जाता है। नेशनल असेंबलीज को जो है बनाने में पूरी तरह से हेल्प करती है। और इस डायग्राम से आप देखना पूरा का पूरा कि उस टाइम का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे चल रहा था, कैसा उन लोगों ने बनाया, ड्राफ्ट किया। यहां पर देखिए दो टाइप के सिटीजन थे, एक एक्टिव सिटीजन, दूसरे पैसिव सिटीजन। अब ये एक्टिव और पैसिव की बात करें, जो एक्टिव सिटीजन है उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया, और जो पैसिव सिटीजन है उसके अंदर महिलाएं थी, चिल्ड्रन थे, यूथ बिलो 25। सबसे मेन चीज, जिस आदमी की उम्र, जिस एडल्ट की उम्र 25 से बिलो होगी उसको वोट डालने की पावर नहीं दी गई। वोट डालने की पावर किसके हाथ में चली गई? एक्टिव सिटीजन, और जो है 25 ईयर से ऊपर का होना चाहिए। और वो कितने थे? सिर्फ 4 मिलियन, 28 मिलियन पॉपुलेशन में से। आगे है, अब जो ये 4 मिलियन लोग हैं, जो तकरीबन 40 लाख लोग हैं, वो किसको वोट करेंगे? इलेक्टर्स बना दिए इन लोगों ने। 50,000 लोग चुने जाएंगे 4 लाख लोगों के द्वारा, 40 लाख लोगों के द्वारा। आगे है फिर जो 50,000 लोग हैं वो क्या करेंगे? नेशनल असेंबली के अंदर 745 मेंबर को चूज करेंगे। और इन तीनों को हमने जो है, जैसे हमारी गवर्नमेंट को चलने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को चलने के लिए 3 चीजें चाहिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। उसी प्रकार फ्रेंच के अंदर भी पूरा का पूरा कंसेप्ट लाया गया। इलेक्टर्स 5000 है, 50,000 है, राइट मैन, और नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स हैं। और मेन चीज आप यहां पर देखिए, ये जो लोग हैं एक्टिव सिटीजन, ये डायरेक्टली वोट कर सकते थे जज बनाने के लिए। मतलब जुडिशरी क्या चाहिए यहाँ पर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए।
तभी तो आपको न्याय मिलेगा। अगर आपको न्याय चाहिए तो उसके ऊपर कोई भी फोर्सेबल जुडिशरी नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर की पावर ना चले जुडिशरी के ऊपर। आगे है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव हम देखें यहाँ पर कौन था, किंग बैठा हुआ था और मिनिस्टर थे। और जो है आगे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, राइट, ओके। सो यहाँ पर देखिए, वोट डालने का अधिकार 40 लाख लोगों को दिया गया। उसके बाद 40 में से 50,000 लोग चुन के आई। फिर 745 मेंबर्स आए इसके अंदर। फिर अब जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं ये वाले, इनको कंट्रोल दिया गया, किसके ऊपर, किंग के ऊपर इनका कंट्रोल रहेगा। और कंट्रोल किसके ऊपर रहेगा इनका, मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल रहेगा। नेशनल असेंबली का कंट्रोल अब 2 लोगों के ऊपर है, किंग और मिनिस्टर का। अब जो भी नेशनल असेंबली रूल बनाएगी तो एक चीज थी इसके अंदर कि किंग उस चीज को रोक भी सकता था। अगर कोई चीज सहमत है, सभी नेशनल असेंबली के मेंबर्स, नेशनल असेंबली के मेंबर अगर उस चीज से सहमत है तो जो किंग है उसको वीटो लगाकर रोक भी सकता था। अगर किंग उस चीज से सहमत नहीं है तो ये पावर वीटो की सिर्फ किंग को दी गई थी। और कंट्रोल देखा आप लोगों ने, नेशनल असेंबली का कंट्रोल मिनिस्टर के ऊपर भी था और नेशनल असेंबली का कंट्रोल किंग के ऊपर भी हो गया था। इससे पहले सारी पावर किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में। लुई 16 के हाथ में सारी पावर थी। अब पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जुडिशरी अलग कर दी गई, एग्जीक्यूटिव अलग कर दी गई और लेजिस्लेचर को अलग कर दिया गया। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर, ये देखिए यहां पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1780 invested the power to the make laws in the National Assembly which was indirectly elected। अब यहां पर जो मेंबर चूज किए गए ना, इनडायरेक्टली है। इट मीन्स क्या है, 40 लाख पीपल चूज कर रहे हैं 50,000 लोगों को। फिर वो 50,000 लोग क्या कर रहे हैं, जो है 700 प्लस लोगों को चूज कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज ऑल इनडायरेक्टली सिस्टम। दैट इज सिटीजन्स voted for a group of electors who is turn choose assembly. Not all citizens however had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to the least 3 days of the labor wages were given to status to active citizens that is the entitled into the vote। It means क्या हो रहा है पूरा का पूरा इसके अंदर, वोट डालने का अधिकार 25 साल से ऊपर के आदमी को दिया गया, राइट। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था उस टाइम में वोट डालने का। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर किसी को 25 अबो की एज में आना तो उसको जो है ना, जो लेबर की उस टाइम दिहाड़ी होती थी 3 दिन की, आपको जो लेबर की दिहाड़ी पे करनी पड़ेगी टैक्स के रूप में, तब आपको वो राइट्स मिलेगा। 25 एज चाहिए। उसके बाद दूसरा, आपको लोगों के पास उस टाइम खाने के पैसे नहीं थे ब्रेड रोटी के, लेकिन 3 दिन की दिहाड़ी मांगी गई लेबरों से। लेबर की जो 1 दिन की दिहाड़ी होती है, एट मीन्स 3 दिन की दिहाड़ी लेबर की, जितना वो पैसे बनेंगे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस रूप में, राइट। The remaining men and the all women were classed as a passive citizens। बाकी जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पैसिव सिटीजन समझा गया। एक्टिव सिटीजन अबाउट 25 एज के होते थे। To qualify as an electoral and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। आपको टैक्स पेयर बनना पड़ेगा तभी आप उस असेंबली के मेंबर बन पाते थे उस टाइम में, राइट। आगे हम करेंगे स्लाइड नंबर 11। इसमें क्या है ये देखिए, इसमें एक पिक्चर है। उस टाइम में फ्रांस को दिखाया गया इस महिला के रूप में, और जो आपका ये राइट्स हो गया पूरा का पूरा, और लोग को इस महिला के रूप में दिखाया गया। उस टाइम के जो फ्रांस के कानून थे ये इसका डिपिक्ट कर रहा है, और जो फ्रांस है, फ्रांस को बेसिकली इस रूप में दिखाया गया है। फिगर ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस की फिगर है वो इस महिला के रूप में दिखाई गई थी उस टाइम के अंदर। आगे हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज राइट्स ऑफ लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया गया 1791 के अंदर। अब इसके अंदर कुछ रूल भी ऐसे बनाने थे जिससे लोगों को लगे कि हाँ वैसी वाक्य में ये चीज इफेक्टिव है हमारे आम लोगों के लिए। सबसे इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या मिली, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सभी को एक राइट्स अधिकार मिले। कैसे राइट्स मिले, राइट्स टू लाइफ, सभी को जीने का अधिकार मिले। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी को बोलने का अधिकार मिले। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार मिले। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी कानून के सामने बराबर हैं। were established as natural and inalienable rights, that is they belong to the each human beings by birth and could not be taken away। it was the duty of the state to protect each citizen's natural rights। इंसान कभी भी अपने जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्मों से महान होता है।
तो इसी प्रकार इस रूल को फॉलो अप करते हुए कि भाई कोई भी इंसान चाहे किसी फैमिली में बिलोंग करता हो, किसी फैमिली से बड़ी कास्ट में वो पैदा हो गया हो, किसी भी समाज में, लेकिन उसके कर्मों को देखा जाएगा, मतलब उसके अंदर मेरिट्स देखी जाएंगी, तभी उसको जो है अच्छी पोस्ट पे बैठाया जाएगा। आगे हम बात करें, ये देखिए रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल। अब ये रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल क्यों बनाए गए उस टाइम के अंदर, फ्रांस के अंदर ये रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स क्यों बनाए गए, क्यों जरूरी थे बनाने? क्योंकि कुछ द मेजोरिटी ऑफ द मेन एंड वीमेन्स इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। कुछ लोग जो है उस टाइम के वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, अच्छा आई मीन अनपढ़ थे, ना लिखना जानते थे ना ही पढ़ना जानते थे। तो उन लोगों के लिए कुछ सिंबल बनाए गए। सिंबल क्या थी? द ब्रोकन चेन। अब ब्रोकन चेन का आपको पिक्चर नजर आ रहा होगा कि आप लोग अब स्लेव नहीं रहे, अब आप आजाद हैं। इस पिक्चर को दिखाया गया कि अब आप स्लेव नहीं हैं, अब आप दास नहीं हैं, अब किसी राजा के गुलाम नहीं रहे आप लोग, अब आपके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे आप जो है फ्रीली इंजॉय करोगे अपने आप को। द बंडल ऑफ रोड्स एंड द फिशेस, ये क्या कि आपके अंदर दिखाया गया एक गुण, स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी, लाइज इन यूनिटी, एकता में बल है। इस पिक्चर को दिखाया गया कि अब हम एक हैं, अभी हमें आपस में गुटबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। थर्ड इज, ये देखिए ये आंख बनाई गई ट्रायंगल के अंदर, और इसके अंदर दिखाया गया द रेज ऑफ द सन्स विल ड्राइव अवे फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। इसके अंदर से रोशनी निकल रही है और जो बाहर अंधेरा है उसको अंधेरा क्या कर रहा है, अंधेरे को चीरती हुई रोशनी चारों तरफ फैल रही है। इस पिक्चर को दिखाया गया उस टाइम में। इन सभी पिक्चर्स का बनाने का एक ही मोटिव था कि उस टाइम के अंदर जो राजा है, जिससे राजा से काफी जो लोग थे वो परेशान थे, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अब आप लोग गुलाम नहीं रहे। ठीक है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, उस टाइम सिंबल ऑफ रॉयल पावर ये दिखा रखा है इसके अंदर, और स्नेक बाइटिंग इन टेल टू फॉर्म ए रिंग। अब ये एटर्निटी को शो कर रहा है कि ये जो भी हमने मुहिम छेड़ी है, जो भी हमने रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ये इसका ना कोई खत्म है और ना ही कोई इसका एंड, आई मीन ना तो इसकी एंडिंग है ना ही इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। इट मीन्स ये जो है लंबे समय तक चलेगी, जब तक हमें जो है राइट्स नहीं मिल जाते, तब तक, जब तक हमें राजा से जो है इसकी बेहिसाब पावरों से हमें छुटकारा नहीं मिल जाता। आगे हम करेंगे आपका पेज नंबर 13 हो गया। यस, अब यहां पर कुछ चीजें, एक और चीजें हैं जो डायग्राम में मैं आपको पहले बता रहा था। रेड फेरी कैप, इसमें क्या था कि उस टाइम के जो स्लेव थे बेटा, उस टाइम के जो स्लेव थे वो ऐसी कैप डालते थे। अब उन्होंने रेड कैप ऐसे क्यों डाली? क्योंकि अब वो स्लेव फ्री हो चुके थे। वो शो करने के लिए कि अब जो ये कैप है ये उनकी आजादी को शो कर रही है। पहले जो इसका कलर कैसा था, रेड था, राइट, और ये ब्लू व्हाइट रेड ये नेशनल कलर है फ्रांस के उस टाइम के। और ये विंग्ड वीमेन है प्रेसिफाई द लॉज, और मैंने अभी दिखाया था आपको, जो है इसके अंदर पिक्चर क्लियर नहीं है, तो हमने यहाँ पर इनको देखा था कि जो महिला है, ये देखिए एज ए एंजल इसको दिखाया गया है कि ये लोग को जो है दिखा रही है उस टाइम फ्रांस के, ये महिला उस टाइम में ये लोग को जो है डिपिक्ट कर रही थी, और जो ये महिला है ये उस टाइम में फ्रांस को डिपिक्ट कर रही थी। ये हम पहले कर चुके हैं। आगे हम करेंगे, ये देखिए फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। अब फ्रांस ने मन बना लिया था कि उसको अबोलिश करनी है, मोनार्की जो राजा है, राजतंत्र को खत्म करो और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देश के अंदर लाओ। द सिचुएशंस, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं। द सिचुएशन इन फ्रांस continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had to sign the constitution too, he entered into the secret negotiation with the king of Prussia. अब राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है जनता के लिए, जनता खुश हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या हुआ, किंग ऑफ प्रूशिया ने नेगोशिएशन कर लिया किंग 16 के साथ में कि आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो क्या? अब हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश थे फ्रांस के, वो भी घबरा गए थे, वहां पर भी राजतंत्र था कि अगर ऐसा हो गया तो ये तो तबाही मच जाएगी, हम लोगों के हाथ में पावर चली जाएगी, हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो नेगोशिएशन कर लेते हैं दोनों राजा। किंग 16 अभी भी सुधरा नहीं है, और वो साथ में जो एक राजा था किस देश का, प्रूशिया का, वो साथ में कॉम्बिनेशन कर लेते हैं अपना, एक जो है एक प्रकार से तालमेल बिठा लेते हैं कि क्यों ना जो है हम गुप्त मीटिंग करके इन लोगों को फोर्सली हटा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रकार से।
Ruler of other neighboring countries too were worried about the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place near Arsins in summer of 1789. इस पूरे मुहिम को किसी न किसी तरीके से दबाया जाए। आम जो राजा थे आसपास के वो सोच रहे थे और यही चाहता था किंग 16 भी, लेकिन उसको जो है किसी का साथ नहीं मिल रहा था। तो अब साथ मिल गया उसको किंग ऑफ प्रूशिया का, राइट। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. बट यहाँ पर उल्टा गेम हो गया सारा का सारा। उन लोगों ने जो नेशनल असेंबली के जो ग्रुप था पूरा का पूरा, उन लोगों ने उल्टा प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की जो है देशों के खिलाफ जंग छेड़ दी। मतलब कि जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें लोगों को दबाया जाए, उल्टा लोगों ने ही इन देशों के खिलाफ जो अपनी जंग छेड़ दी। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन आर्मी, और काफी सारे हजारों लोगों ने जो है इस आर्मी में पार्टिसिपेट किया उन देशों से लड़ने के लिए जो देशद्रोह का काम कर रहे थे। They saw this is a war of people against kings and the aristocracies all over Europe. ये एक युद्ध जो है किंग वर्सेस ऑल पीपल का बन चुका था, राइट। Among the patriotic songs they were sung was a Marseillais composed by the poet Roget T. अब ये आदमी है जो ये मर्सलीज लिखता है, आगे जाकर यही मर्सलीज जो है इनका नेशनल एंथम बनता है, किसका? फ्रांस का। It was sung for the first time. Volunteer from the Marseillais, they marched to Paris and got its name. The Marseillais is now the national anthem of France. इतनी आपको पिक्चर क्लियर नजर आ रही होगी कि यहाँ पर जो किंग लुइस 16 है वो षड्यंत्र रचता है किसके साथ में? राजा किंग ऑफ प्रूशिया के साथ में, कि क्यों ना हम इस पूरे जो है विद्रोह को दबा दिया जाए और दोबारा से अपनी जो है मोनार्की को स्थापित किया जाए। बट लोग समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा जो लोग हैं सारे लोग मिलकर आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं और उन देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। The revolutionaries war brought losses, economic difficulties to the peoples, while the men were away fighting at the front. Women were left to cope with the task of earning and living and looking after their families. अब यहाँ पर क्या होता है, अब सारे जितने भी पुरुष थे, जितने मेल थे, वो लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डरों पे चले जाते हैं। पीछे से जो महिलाएं अकेली रह जाती हैं, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रोटी के ऊपर सबसे बड़ा जो है संकट छा रहा था, अब वो संकट यहाँ पर भी नजर आएगा। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशंस वर कन्विंस्ड द रेवोल्यूशन हैज टू बी कैरिड फर्दर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब कुछ लोगों को लग रहा था कि जो ये राइट्स मिले हैं ये रिचर सेक्शन के लिए बेनिफिट हैं। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ऑन फॉर्म ऑफ द एक्शंस। अब यहाँ पर जो भी प्लान बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, अब वो हर जगह डिस्कस होने लग रहे थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट, यहाँ पर जैकोबियंस क्लब बनाया गया, विच गोट द नेम इट्स फ्रॉम अ फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब पेरिस के अंदर जिसका नाम लिया गया। वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। अब यहाँ पर महिलाएं भी एक्टिव हो चुकी थी इसके अंदर पूरा का पूरा। अब महिलाओं ने भी पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया था। आगे हम बात करेंगे कि महिलाएं जो है खुद पार्टिसिपेट कर रही हैं सेक्शन के अंदर। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल द मोर अबाउट द एक्टिविटीज एंड डिमांड्स। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो जैकोबियन क्लब जो बनाया गया, आम महिलाएं जिसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये एक प्रकार से गरीब मध्यम वर्ग लोगों का ग्रुप बनाया गया था, जिसका मेन मकसद था सत्ता से राजा को हटाना, लुई 16 को। They included small shopkeeper, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchman makers, printers, as well as the servants and the daily wages workers। सारे लोगों ने इकट्ठे होकर जो है राजा के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसमें चाहे आप शॉपकीपर लगा लो, शू मेकर हो गया जूते बनाने वाला, डेली वेजर हो गया, डेली वेज जो डेली दिहाड़ी करता है वो लाइक दैट टाइप ऑफ मैन। देयर लीडर्स वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी, ये नाम आपको याद रखना है। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू द दोज मैन हु वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। अब डॉक वर्कर कौन होते हैं? जो शिप पे काम नहीं करते हैं, शिप पे लाइक काम करने वाले जो बड़े बड़े जूते पहनते हैं। दिस वॉज टू बी देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रिचेस इट। अब ब्रिचेस जो नोबल है वो बड़े बड़े जूते पहनते थे उस टाइम में, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे राजा के उस चीज को कि जो है वी आर नोबल्स, और बहुत ही महंगे महंगे वो कपड़े पहनते थे। अब यहाँ पर जैकोबियन क्लब को एक आदमी रास्ता दिखा रहा है, उसका नाम क्या है? रोबेस्पेरी। अब ये रोबेस्पेरी कौन था? एक मध्यम वर्ग से आदमी था ये, जिसने इस
पूरे मूवमेंट को बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लिया इसमें। और इस मोमेंट में ये देखिए उस टाइम की ये जो है आम लोगों की ये कस्टम था, उस टाइम की ये लोग ड्रेस पहनते थे और ये ड्रेस उन्होंने स्पेशली चूज की उन राजाओं के लिए कि जो राजा बड़े बड़े जूते पहनते थे उनके मुकाबले ये लोग इस ड्रेस में आ गए थे कि हम लोग अब अपने आप को, अभी रेड टोपी मैंने आपको बताई थी कि जो है ये पहले जो स्लेव थे आज ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं अपने आप को, इस चीज को शो करने के लिए। आगे हम करेंगे, ये देखिए ये महिला एज ए लिबर्टी को शो कर रही हैं। अब रोबेस्पेरी के हाथ में पूरी कमांड आ चुकी थी। Was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wears and knee breeches. These Jacobians came to the know as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches, since culottes were the addition to the red cap that symbolized liberty. अब जो ये परिधान पहन रहे, जो कपड़े पहन रहे थे आम लोग, ये शो कर रहे थे कि अब हम उन राजाओं की तरह महंगे खर्चीले कपड़े नहीं पहन रहे हैं, हम आम कपड़े पहन रहे हैं, जिससे हमें शो हो रहा है कि हम एक फ्रीडम फाइटर हैं। Women, however, were not allowed to do so. अब महिलाओं को ये सब काम करने की ये मनाही थी पूरी तरह से कि आपको किसी भी पार्टिसिपेशन कर सकती हैं, बट आपको कोई फ्रीडम फाइट नहीं लड़नी है इसके अंदर। हालांकि महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन महिलाओं को हमेशा से ही इन लोगों ने जो है नीचा समझा, उनको वोटिंग पावर नहीं दी गई वोट करने की, क्योंकि वोटिंग पावर 25 से अबो एज का आदमी कर सकता था उस टाइम में, और वो भी मेल कैटेगरी का ही। इन द समर 1792, the Jacobean planned and installations of a large number of Persians who were agreed by the short supplies and high price of the food on the morning of August 10. आप सभी को पता है ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट हो रही है, रेवोल्यूशन हो रही है, सबसे मेन चीज इसमें जो है ब्रेड के रेट बढ़ गए थे। The place of the Tuileries massacred and the king's guard and the king himself as a hostage for several hours. इन आम लोगों ने जो ये सेना बनाई गई थी उन्होंने किंग को जो है बंदी बना लिया, उसके राजशाही जो परिवार है उसको भी जो है लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उस सारी जो राजा की लुई 16 की जो पूरी की पूरी प्रजा थी, प्रजा तो काम कर रही है, उसके जो भी फैमिली मेंबर थे उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम ए नाउ ऑल मैन ऑफ द 21 ईयर्स अबव द रिगार्डलेस वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब इसमें एक बड़ा चेंज आता है। पहले मैंने आपको बताया जो वोट डालने का अधिकार था वो 25 से ऊपर के लोगों को था। अब इसको रिड्यूस कर देते हैं वो कि अब जिसको वोट डालनी है उसकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए और उसके पास चाहे पैसा हो या ना हो, इट्स नॉट ए बिग इशू, आपको वोट डालने का पूरा अधिकार मिल गया है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अभी जो असेंबली बनाई गई है नए वाली, इसको कन्वेंशन बोला गया था। ऑन 21 सितंबर 1792 एबॉलिश द मोनार्की एंड द डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। ये डेट याद रखना, 21 सितंबर 1792। इस डेट को मोनार्की जो राजा का तंत्र है उसको नष्ट कर दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर फ्रांस के अंदर आ जाती है। एज यू नो, रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट। देखो इसके अंदर क्या है, अब किसी भी अगर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए तो वो फ्रीडम उनको क्लियरली, एक बात तो क्लियरली कंफर्म हो चुकी थी कि राजा से तो उनको फ्रीडम मिलने वाली नहीं है, क्योंकि राजा को उन्हें अपनी मर्जी चलानी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली उनको फ्रीडम चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलेगी वो भी, क्योंकि ना तो उनकी कोई सुनवाई करने वाला था, ना ही कोई उनके लिए कानून बना रहा था। सारी चीजें पावर राजा के हाथ में थी और राजा चाह रहा था कि वो पावर उसके हाथ से ना जाए। वो 60 गांठ भी कर लेता है पड़ोसी देशों के साथ में, क्योंकि वहां भी वही पावर चल रही थी राजाओं की। वो क्यों जो है इस चीज को खोने देते, बट जनता अवेयर हो चुकी थी, अब बहुत सह लिया अत्याचार जनता ने। अब जो है वो एक प्रकार से राजा को हटाने की पूरी तैयारी में थी। आगे हम करेंगे गवर्नमेंट। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन द हाउ द बिकम सो। देखिए इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह जो है राजा को हटाया गया, और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जैसे उनको इन राजाओं से आजादी मिली। ट्रीजन क्या होता है? देशद्रोही। अब ट्रीजन के आरोप में, अब ट्रीजन किया था राजा ने, दूसरे देशों के साथ के राजाओं के साथ साठगांठ कर ली उसने कि क्यों ना भाई मेरे देश के इस जो है रिवॉल्यूशन को दबाया जाए। और बिट्रे ऑफ वन कंट्री और ए गवर्नमेंट, अपने देश से गद्दारी करना देशद्रोह कहलाता है। जब आप अपने देश के साथ गद्दारी करोगे तो डेट इज कॉल्ड देशद्रोह।
लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू बी डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ द ट्रीजन। ट्रीजन के आरोप में, मैंने बताया देशद्रोह किया था उसने दूसरे देशों के साथ, राजाओं के साथ मिलकर, तो उसको जो है 1793 के अंदर जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट होता है, उसकी फांसी दी जाती है। द क्वीन मैरी एंटोनिएट मीट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। जो उसकी महारानी थी, क्वीन जो ऑस्ट्रिया देश से थी, एंटोनिएट, इसको भी जो है सेम वही फांसी दी जाती है जैसे राजा को मिल जाती है, क्योंकि ये भी बराबर की उस टाइम में हकदार थी। आगे हम करेंगे द रेन ऑफ द टेरर। अब उस टाइम क्या था कि पूरा डर का माहौल बना हुआ था। द पीरियड फ्रॉम 1793 से 1794 रेफर टू एज द रेन ऑफ द टेरर। रोबिस्की फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पुनिशमेंट। अब रोबेस्पेरी क्या कर रहा था? रोबेस्पेरी वही आदमी है जिसके हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है, और रोबेस्पेरी अब हिटलर बन चुका था। रोबेस्पेरी के दिमाग में भी यह आ चुका था कि सारी पावर अब तेरे हाथ में आ गई है, जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा उसको फांसी दे दो, जो तेरे खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, सही है गलत है, जो भी तुम्हारा दुश्मन होगा उसको फांसी पे लटका दो। ये रोबेस्पेरी उस टाइम काम कर रहा था। जिस आम लोगों ने रोबेस्पेरी को इतनी ऊंचाई पर बिठाया और वही आप जो है उल्टे काम करने लगा, गलत काम करने लगा, तो लोगों को से ये बात सहन कैसी होगी? ऑल दोज whom he saw being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of the other political parties, even members of the own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned and then tried to by a revolutionary tribunal। इसका मतलब ये है कि जो रोबेस्पेरी है उसने अपने जितने भी अपने दुश्मन थे, चाहे वो अपना भी हो, वो दुश्मन बन चुका है उसका, या फिर उसके खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसको जो एग्जीक्यूट करा देता था वो आदमी। इफ द कोर्ट फाउंड दैट देम गिल्टी दे वर गिल्टी। ये क्या है? गिल्टी क्या था उस टाइम में? एक तख्त था बहुत बड़ा, एक बड़ा सा तख्त था जिसके ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है वो लगा रखा था ब्लेड, और गर्दन वहां पर रखते, ऊपर से वो ब्लेड को छोड़ते जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। दैट इज कॉल्ड गुलिंटिड। जो गुलिंटीन था इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड दैट ब्लेड विद विच पर्सन्स बिहेडेड। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलिंटीन ने बनाया था, उसको इन्वेंटेड इट। अब ऊपर से उसको छोड़ा ब्लेड को और नीचे उसकी गर्दन धाराशाही हो जाती, मतलब गर्दन जो है धड़ से अलग हो जाती थी। तो वैसे ही अब जो है रोबेस्पेरी के साथ हुआ, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे अगर कोई भी अपनी पावर का यूज करेगा, मिस जो है गवर्नेंस करने की कोशिश करेगा किस तरीके से, या फिर जो है एक प्रकार से अपनी बेहिसाब पावर का इस्तेमाल करेगा। देखिए अब आम लोगों की सत्ता आ चुकी थी, उनके आम लोगों के हाथ में सत्ता आ चुकी थी। अब उनको जो है फ्रीडम का जो है स्वाद चख लिया था उन लोगों ने, सभी ने, तो अब नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके ऊपर जो है बेहिसाब पावर का रूल किया करे या कुछ भी करे। रोबेस्पेरी गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग्स ऑन वेजेस एंड प्राइस। अब रोबेस्पेरी की गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी तो किए, उसने जो है सेलिंग प्राइसेस के कुछ दाम बढ़ भी गए थे। मीट एंड ब्रेड वर द राशन। अब जो है मीट और ब्रेड जो है इनको राशन किया गया, बांटा गया, जैसे हमारे यहाँ पर राशन मिलता है। पीजेंट्स were forced to transport their grain to the cities and sell it price fixed by the government। अब पीजेंट्स जो थे उनको शहरों में आकर अपना सामान बेचना था, वो भी फिक्स प्राइस के ऊपर मजबूर किया गया उन लोगों को। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर फ्रॉम फॉरबिडन। जो व्हाइट आटा था उसको बंद कर दिया गया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन इक्वालिटी ब्रेड के जो है इनको मजबूर किया गया कि आपको होल व्हीट ब्रेड खाने हैं। इक्वालिटी was also shout to be practiced through famous form of speech and address instead of the traditional sir। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी बहुत ही ब्यूटीफुल, कि उसने ये भी कहा कि आपको ना किसी भी जो व्यक्ति है उस टाइम के आदमियों को आपको कोई संबोधन नहीं करना उन लोगों को। अब यहाँ पर अपने रूल तो उसने लागू करने स्टार्ट कर दिए थे कि आपको किसी को सर या फिर मैडम नहीं बोलना, अब आपको एक दूसरे को सिटीजन बोलना है आपस में, क्योंकि हम सब अब एक हैं, राइट। आगे करेंगे रोबेस्पेरी परस्यूटेड हिज पॉलिसीज एंड सो रिलेंटलेसली, मतलब कि वो बहुत ही बुरी तरीके से बिना केयर के अपनी पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करवा रहा था। डेट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू रिमांड मॉडरेशन। उसके जो सपोर्ट करने वाले थे वो भी उसके खिलाफ हो गए रोबेस्पेरी के। अब रोबेस्पेरी वही आदमी है जिसको नेशनल असेंबली ने सपोर्ट किया, ठीक है। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794 में इसको भी एग्जीक्यूट किया जाता है,
कि भाई अगर गलत काम करोगे तो गलत काम का एक ही नतीजा है कि आपको फांसी होगी या फिर आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अरेस्टेड एंड नो वन ऑन द नेक्स्ट डे सेंड टू द गुलोटीन। गुलोटीन वही ब्लेड है जहां पर उसकी गर्दन को रखना था और सर को धड़ से अलग करना था, उसको भी गुलोटीन किया जाता है। आगे हम करेंगे, ये देखिए यहां पर अब यहां पर ये देखिए एक बार, यहां पर ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट शाउट टू मोबिलाइज द लॉयल्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट थ्रू वेरियस मीन्स, ये उस टाइम में पूरी की पूरी चीजें हो रही थी। और ये देखिए डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अगर आपको याद हो तो मैंने कल जो चैप्टर लिया था, आई मीन पार्ट 1 फ्रेंच रिवोल्यूशन का, उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे जो है लुइस 16 पूरी पावर अपने हाथ में लेता है। उसके बाद एक ग्रुप बनता है नेशनल असेंबली, क्योंकि वो डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है। उसके बाद 1792 1793 के अंदर 4 में एग्जीक्यूट किया जाता है राजा को अपने बुरे कुकर्मों के साथ में कि भाई आपने इतने सारे बुरे काम किए हैं। उसके बाद उन आम भोले लोगों का फायदा उठाता है एक आदमी जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 के अंदर वो अपनी जो है अपनी प्रजा आम प्रजा को भोलेपन से बहला फुसला लेता है और 1815 तक वाटरलू की लड़ाई होती है जिसमें वो बहुत सारी सेनाएं हैं उसको मिलकर हरा देती हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, राइट। आगे हम करेंगे डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अब यहाँ पर रूल किसके हाथ में आ रहा? डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडल्स क्लास टू सीज पावर। जो वेल्थियर मिडिल क्लास थे उनकी पावर को सीज किया जाए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस व्हिच डिनाई द वोट टू नॉन province section of the society. It provides of 2 elected legislative council. This then appointed a directory executive made of the 5 members. अब यहाँ पर 5 members की directory बनाई जाती है। This was meant as a safeguard against the concentration of the power in one man executive as under Jacobians. अब एक आदमी के हाथ में पावर देना एक प्रकार से ये सही तरीका नहीं था। However, directors often clashed with the legislative council. अब डायरेक्टर की लड़ाई भी आपस में होने लगी किसी लेजिस्लेटिव मेंबरों के साथ में, मतलब यहाँ पर आपस में गुटबाजी हो रही है। Then shout the dismiss them the political instability. The directory paved the way from the rise of the military dictators Napoleon Bonaparte. इनकी आपस में ही फिर लड़ाई हो जाती है। देखो इनका पहला मकसद था राजा को हटाना, अब राजा हट गया, राजा को मार दिया गया, फिर इनकी आपस में लड़ाई हो गई डायरेक्टर की और दूसरे लेजिस्लेटिव, क्योंकि लेजिस्लेटिव लोगों को ही भेजते थे डायरेक्टर लोग आपस में ऊपरली असेंबली के अंदर, राइट। अब इसका फायदा कौन उठा लेता है? नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू दिस चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम्स ऑफ द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट आर मोटिवेटेड पॉलिटिकल एंड मूवमेंट इन द फ्रांस। अब यहाँ पर आइडिया कैसे उठाई नेपोलियन बोनापार्ट ने कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी कानून के सामने कानून के आगे बराबर हैं। दूसरा, अब बोनापार्ट की जो आर्मी है वो बहुत बड़ी होगी, वो दूर दूर तक लड़ाई करने जाएगी, ठीक है। अब दूर दूर तक लड़ाई करने जाएगी, वो जनता को बताएगी कि हमारे राजा की ये सोच है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी को जो है वो समझता है कानून के आगे सब है। भाईचारे की भावना की बातें कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट उस टाइम में। पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रांस रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरीज। उस टाइम में बोनापार्ट का जो टाइम है बहुत ही अच्छा चल रहा था और अपनी पावर को वैसे दिखा रहा था कि वो सभी लोगों का हितैषी है, सभी लोगों का भला करने वाला है। आगे हम बात करेंगे यहां पर पेज नंबर 18। अब पर्शियंस विमेन है जो भी वर्सलीज की तरफ जा रही हैं, ये देखिए। फ्रॉम द बिगिनिंग वीमेन were active participant in the events which brought about so many important change in the French society. अब जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। कब तक कोई महिला जो है, अब देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है, अब महिलाओं को आप कब तक रोक सकते थे? तो उसी प्रकार दे होप डेट देयर इन्वॉल्वमेंट एंड प्रेशराइज revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third states had to work for a living. They worked as a स्ट्रीम स्ट्रेस लॉन्ड्रीनेस सोल्ड। अब महिलाएं जो थर्ड स्टेट की हैं
वो छोटे मोटे काम करती थी, डोमेस्टिक्स काम कर रही थी पूरे सर्वेंट से। हाउस ऑफ द प्रॉस्पेरियस पीपल्स, मोस्ट वीमेंस डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। उस टाइम में जो नोबल्स लोग था, जो क्लर्जी ग्रुप था, उनके घर में ये जो थर्ड स्टेट की महिलाएं हैं वो काम कर रही थी, उनको एजुकेशन का कोई भी जो है राइट्स नहीं था लेने का। Only daughters of the nobles or wealthier members of the third states could study over the convent, after which their families arranged a marriage for them। अब यहाँ पर जो वेल्थी जो मेंबर्स थे किन के, थर्ड स्टेट के, वहाँ पे जो अमीर लोग थे उन्हीं की लड़कियों को आज़ादी थी, और आज़ादी भी कैसी थी कि उनको अपने परिवार की मर्जी से शादी करने का अधिकार था जहाँ वो चाहेंगे। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्विक फ्रॉम द ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। देयर वेजेस वर लो देन दोज ऑफ मेन। महिलाओं को वेतन भी कम मिल रहा था उस टाइम के अंदर। महिलाओं को ना वोट डालने का अधिकार था, ना आप उनको वेजेस दे रहे हो, लेबर रेट भी नहीं दे रहे हो उनको प्रॉपरली। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर। उन्होंने सोचा क्यों ना अपना एक क्लब बना लिया जाए, अपने एक पार्टी बना ली जाए, कि महिलाओं की कोई नहीं सुन रहा था, क्यों ना इकट्ठी होकर महिलाएं भी अपना एक मूवमेंट स्टार्ट करें। अबाउट 60 वीमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। 60 वीमेन क्लब बन चुके थे इस चीज के लिए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। रिपब्लिकन मूवमेंट में सबसे फेमस हुई, जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और समझा कि भाई क्यों ना हमें भी बराबर का हक मिले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और मेन डिमांड was the women enjoy the same political rights as men। जैसे पॉलिटिकल राइट्स पुरुषों को मिले हुए हैं, मेल को मिले, वैसे महिलाओं को भी राइट्स मिले। वुमेन आर डिसअपॉइंटेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। उनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया। पैसिव सिटीजन का मतलब है आप पॉपुलेशन में हो लेकिन आपको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। बिलो चाहे आप 25 एज की हो, चाहे आप रूल फिर 21 कर दिया था वोट डालने का, चाहे भी उसमें आती हो, तब भी आपका जो है आपको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड द होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। वो भी चाहते थे कि हमें भी जो है वोट डालने का अधिकार मिले और हम भी जो है एक अच्छी पोस्ट होल्ड करना चाहते हैं। ओनली देन दे फेल्ट अबाउट वुड देयर इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और वो चाहती थी हमारे लिए भी कुछ ऐसे रूल बने जिससे जो है हम लोग भी एक प्रकार से मेन स्ट्रीम के अंदर आ सकें, राइट। In the early years, revolutionary government did not introduce laws that help improve the lives of women। अब यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कर रही थी महिलाओं के जो है साथ में कुछ रूल्स बनाए गए उनके साथ में। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल स्कूलिंग एंड मेड कंपल्सरी फॉर द गर्ल्स। अब यहाँ पर एक चेंज हुआ कि नए रूल बनाए गए महिलाओं के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया कि उनकी भी एजुकेशन, उनको बराबर की एजुकेशन मिलेगी सभी के अंदर। देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम टू इनटू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब परिवार चाहकर भी जो है महिलाओं की शादी उनके मन मुताबिक जो है नहीं कर सकते थे। उनको पहले अपनी जो है कंसेंट लेना पड़ेगा महिलाओं से, लड़कियों से उनकी शादी करने के लिए। मैरिज वाज मेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। जो शादी है उसकी प्रॉपरली सर्टिफिकेट बनने लगे उस टाइम के अंदर कि शादी जो भी होगी प्रॉपरली एक मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। दूसरी बात जो है डिवोर्स वाज मेड लीगल। महिलाएं चाहें तो अगर वो खुश नहीं अपने वैवाहिक जीवन से तो वो डिवोर्स भी ले सकती थी। बोथ वीमेन एंड द मैन, वीमेन एंड कुड नाउ ट्रेन द जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन स्मॉल बिजनेस। अब जो है महिलाएं जॉब भी कर रही थी और अपने तरीके से अपने राइट्स को जो है पूरा एंजॉय भी कर सकती थी। Women's struggle to equal political rights, however, continued during the reign of the terror. The new government issued law of ordering closure of women's clubs and banning their political activities। अब यहाँ पर जो रेन ऑफ टेरर में क्या होता है कि महिलाओं के जो है जो भी ऑर्डर्स हैं उनको बैन कर दिया जाता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन आर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। काफी सारी महिलाओं को जो इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, फांसी दी जाती है उन महिलाओं को। और women movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the 200 साल से भी ज़्यादा महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ती रहीं। ना तो उनको वोटिंग राइट्स मिला, ना अपने परिवार के मुताबिक उनको शादी करनी पड़ती थी, अपनी मनमर्जी के जो है शादी नहीं कर सकती थी इसके अंदर। द फाइट फॉर वोट वाज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th century, early 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive and the inspiring memory. It was finally 1946 women in the France won the right to vote।
आप ये देख लीजिए डेट का, आप 1789 से लेकर महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़नी स्टार्ट करी और फाइनली उनको पावर कब मिली वोट डालने की? 1946 के अंदर। तो कितना बड़ा ये गैप है, आप ईयर्स का देखिए। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आई, ये महिला है उस टाइम में जो एक प्रकार से इनके लिए रोल मॉडल हुई हैं। तो हमने यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर पार्ट सेकंड में क्या पढ़ा, कैसे कैसे नेशनल असेंबली बनाई गई, लोगों को राइट्स मिले वोट डालने के, कैसे पावर से राजा को हटाया गया लुई 16 को। और आगे हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कैसे कैसे लोगों ने जो है गुलामी से आज़ादी का रास्ता अपनाया। थैंक यू।